आते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने डायोड एक्चुअली देखा हुआ है। डायोड का ये एक्सटेंडेड पार्ट है जहां हम डायोड की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायोड की एप्लीकेशन पढ़ने के पहले हम लोगों को डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होगा। क्या होता है डायोड इक्विवेलेंट सर्किट, कोई बता सकता है? क्या समझ में आ रहा है डायोड इक्विवेलेंट सर्किट से? कोई भी? व्हाट इज इक्विवेलेंट सर्किट? इन जनरल इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, एक बड़े सर्किट को या एक कंपोनेंट जो भी तुम्हारे पास है उसको हम रिप्लेस कर दें किसी दूसरे इक्विवेलेंट मॉडल से। तो यहाँ क्योंकि इक्विवेलेंट मॉडल की जगह सर्किट वर्ड यूज किया है, तो बेसिकली ये एनालिसिस वाइज यूज होगा। एनालिसिस मतलब नेटवर्क एनालिसिस के लिए, यानी जिस सर्किट में डायोड लगा हुआ है अगर वहां तुमको कुछ इलेक्ट्रिकल एनालिसिस करना है, इलेक्ट्रिकल वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है, करंट वोल्टेज, तो वहां पे हम इस इक्विवेलेंट सर्किट का यूज करेंगे। क्लियर? डायोड का, तो डायोड हम लोगों ने पी एन डायोड ये देखा हुआ है, सारे डायोड नहीं सिर्फ पी एन डायोड। इसका हम लोगों को इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। पी साइड एन साइड, तो सर्किट में कहीं डायोड कनेक्टेड होगा, वी विल रिप्लेस डायोड विद इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो बेसिकली तीन टाइप के इक्विवेलेंट सर्किट होते हैं डायोड के। पहला आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। सेकेंड इज प्रैक्टिकल या लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट, और थर्ड होता है सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट, ठीक है, सर्किट। सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट विजिबल है ना प्रॉपर? किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है? होगी तो मुझे चैट बॉक्स में बताना, क्लैरिटी अगर। ठीक है, तो यहाँ पे तीन हम लोगों के पास इक्विवेलेंट, इनको मॉडल भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। आइडियल इक्विवेलेंट मॉडल, प्रैक्टिकल इक्विवेलेंट मॉडल, सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम वन बाय वन तीनों का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये प्रैक्टिकल मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो हमने एक्चुअली सर्किट देखा है। अब इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से देखना होगा, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, वहीं से हम लोग बनाएंगे ये सारे मॉडल्स। अब ध्यान से, सेकंड यूनिट है, इंडिपेंडेंट है, जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया इससे पहले फर्स्ट यूनिट में कंफ्यूजन रहा हो ऐसा मत सोचना कि लिंक है, ठीक है, तो ज्यादा कुछ लिंक टॉपिक नहीं है, कहीं डाउट होगा तो मुझे बताना। इक्विवेलेंट जो तुम्हारी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है डायोड की, फॉरवर्ड बायस में डायोड बताओ जरा, कंडक्ट करता है आफ्टर सर्टेन वोल्टेज, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम? एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कंडक्शन स्टार्ट होगा फॉरवर्ड बायस में, जैसे आई वर्सेस वी प्लॉट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जिसके बियॉन्ड कंडक्शन स्टार्ट होता है? व्हाट इज दैट पॉइंट, बताओ, याद है किसी को? डायोड में जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट के बाद करंट तेजी से बढ़ती है, दैट पॉइंट इज कट इन वोल्टेज, बिल्ट इन कट इन, ठीक है। तो दिस इज कट इन पॉइंट, इसके बाद कंडक्शन स्टार्ट होता है डायोड में इस तरीके से। रिवर्स में यू फिर ब्रेक डाउन, कोई वोल्टेज नहीं होगा इंक्रीज, दिस बिल्ट इन पॉइंट, कट इन पॉइंट, बिल्ट इन, जो भी इसको लिखना चाहो, ठीक है, जैसे बिल्ट इन पोटेंशियल या कट इन वोल्टेज डायोड का। तो पीवीआई के बाद बेसिकली कंडक्शन स्टार्ट होगा। तो हम लोग चाहते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। ये डायोड है, इसका ये आईवी प्लॉट है, कब? प्रैक्टिकल लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट के केस में, ध्यान रखना, दिस इज फॉर प्रैक्टिकल। क्यों? प्रैक्टिकल डायोड का बिहेवियर ऐसा होता है। प्रैक्टिकल डायोड जो हम लोगों ने पढ़ा है कि एक फॉरवर्ड में एक वोल्टेज तक, पर्टिकुलर वोल्टेज दैट इज कटिंग पॉइंट, बिल्ट इन पॉइंट तक कंडक्शन नहीं होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा, उसके बियॉन्ड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, रिवर्स में यहाँ कहीं तक
जो है कोई करंट नहीं होगी फिर ब्रेक डाउन होने के बाद, पॉइंट ऑफ ब्रेक डाउन VBR, ठीक है, जैसे VBR। तो हमको इस डायोड का या इस IV कैरेक्टरिस्टिक से हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने वाले हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे प्रैक्टिकल इक्विवेलेंट सर्किट। और लीनियर क्यों बोलते हैं? ये लीनियर है क्या? ये बता सकते हैं ये लीनियर प्लॉट है क्या? इज दिस अ लीनियर प्लॉट है या नहीं? बताओ बेटा, है कि नहीं? चैट बॉक्स में बताओ, लीनियर प्लॉट है क्या ये? क्या ये प्लॉट लीनियर है? लीनियर वर्ड किस लिए यूज करते हैं, या लीनियर, व्हाट इज लीनियर एलिमेंट? नेटवर्क में पढ़ते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेटली, यस। और बाकी लोग भी बताओ, लीनियर है क्या ये? सर सर्टेन पॉइंट्स में लीनियर है, लिमिट्स में। किधर है लीनियर? बता सकता है कोई किस पॉइंट पे? सर्टेन रीजन में एक्चुअली, ठीक है। इस अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम छोटे छोटे पॉइंट पे अगर इसको ब्रेक करें, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे रीजन्स, ये छोटे छोटे रीजन लें, यहाँ पे तो लीनियर नहीं है, पर इनको बहुत स्मॉल रीजन के लिए एनालिसिस करोगे कि ऑलमोस्ट लीनियर जैसे फॉरवर्ड में बिहेव करेगा। तो हम ऐसे जब छोटे छोटे पार्ट में एनालाइज करते हैं तो हम बोलते हैं पीस वाइज लीनियर, पीस वाइज लीनियर, ठीक है। तो जो तुम्हारा प्रैक्टिकल डायोड होता है वो लीनियर नहीं होता, पीस वाइज लीनियर होता है। तो कभी कभी इस मॉडल को प्रैक्टिकल या लीनियर और कभी कभी पीस वाइज लीनियर मॉडल भी बोलते हैं। क्लियर? तो देखते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हमको यहाँ पे देखना होगा, एक तो ये बैटरी या एक ये बिल्ट इन पोटेंशियल, ये मार्क करना है कि इस पॉइंट के बियॉन्ड कंडक्शन स्टार्ट होता है। फॉरवर्ड के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने देखा कि टिल VBI ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, उसके बाद कंडक्शन स्टार्ट होगा। फिर कंडक्शन स्टार्ट होगा तो इस तरीके का नेचर है। तो अगर मैं इस प्लॉट का स्लोप कैलकुलेट करूं, ठीक है, कोई भी दो रीजन लेके हम स्लोप बना सकते हैं यहाँ। तो ये स्लोप बेसिकली इस कैरेक्टरिस्टिक्स का स्लोप जो है, ठीक है, स्लोप क्या होगा? स्लोप I/del V, ये होगा स्लोप। किसी दो पॉइंट को तुम सेलेक्ट करोगे रेंडमली तो दिस इज del I, डिफरेंस ऑफ करेंट्स इतने रीजन का, और ऐसे ही इतने रीजन में जो वोल्टेज चेंज होगा, del I/del V, ठीक है। तो अगर मैं 1 स्लोप निकालूं तो क्या निकलेगा? del V/del I, दैट इज 1 स्लोप विल गिव E। E। व्हाट इज E? बाकी लोग बताओ। सर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मिलेगा ऑब्वियसली। तुम लोग बाकी लोग इतने मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा, करंट और वोल्टेज का रेशियो, चेंज इन करंट चेंज इन वोल्टेज। तो ये करंट ही होगा, ये भी वोल्टेज ही होगा, चेंज से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर वोल्टेज और करंट का रेशियो निकालोगे तो रेसिस्टेंस निकलेगा, करंट और वोल्टेज का निकालोगे तो क्या बोलते हैं उसको? कंडक्टेंस, ठीक है। तो 1 स्लोप विल गिव रेसिस्टेंस। इसका मतलब अगर हमारे पास डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वी कैन कैलकुलेट रेसिस्टेंस ऑफ दैट डायोड, ठीक है। तो इस लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट से या इस प्रैक्टिकल इक्विवेलेंट सर्किट से हमको दो चीजें मिलती हैं। एक, दिस बिल्ट इन वोल्टेज कि डायोड में एक पोटेंशियल होगा, उसके बाद कंडक्शन स्टार्ट होता है, और जैसे ही कंडक्शन स्टार्ट हुआ तो डायोड जो तुम्हारा है वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा। वोल्टेज ड्रॉप करेगा क्यों? क्योंकि ये चेंजेस जो हैं, ठीक है, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट चेंज हो रही है। बेसिकली एक रेसिस्टर भी होगा डायोड में, इनबिल्ट रेसिस्टेंस, या उसको बोलते हैं डायोड फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स से स्लोप निकालो, स्लोप का रेसिप्रोकल लो,
तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्लो विल गिव रेसिस्टेंस, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेसिस्टेंस ऑफ डायोड, आर या डायोड रेसिस्टेंस आर डी मान लो, ठीक है। आर एफ भी बोलते हैं कभी कभी, आर डी आर एफ दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल आर एफ लिखा होता है, स्मॉल आर डी भी लिखा होता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि डायोड में दो चीजें हमको मिल रही है, एक पोटेंशियल और एक रेसिस्टेंस। तो इस इक्विवेलेंट मॉडल में, प्रैक्टिकल इक्विवेलेंट मॉडल में हमको दो चीजें मिलती हैं, एक पोटेंशियल और दूसरा रेसिस्टेंस। तो हम इस डायोड को रिप्लेस करेंगे अगर किसी सर्किट में, कैसे रिप्लेस होगा वो देखो अब ध्यान से। डायोड प्रैक्टिकल सर्किट में रिप्लेस होगा, एक बैटरी होगी, ठीक है, उसका पोटेंशियल कितना होगा, VPI के बराबर, और दूसरा क्या होगा, एक फॉरवर्ड रेसिस्टेंस या डायोड रेसिस्टेंस, RD लिखते हैं इसको, स्मॉल RD, ठीक है। तो कहीं भी अगर डायोड लगा हुआ है, ठीक है, ये है इक्विवेलेंट, इसको प्रैक्टिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायोड का। क्या क्या होगा डायोड के प्रैक्टिकल इक्विवेलेंट सर्किट में, दो कंपोनेंट होंगे, बैटरी और रेसिस्टर। क्लियर है सभी लोगों को? बताओ मुझे, ये सर्किट क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो इस सर्किट से पता क्या लग रहा है, देखो कि किसी भी सर्किट में अगर डायोड को रिप्लेस करोगे तो ये इतना वोल्टेज जब तक यहाँ इनपुट में नहीं होगा तब तक इसको ओवरकम नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे अगर करंट फ्लो करानी है तो एक बैटरी अगर तुमने यहाँ कनेक्ट किया, वो एक्सटर्नल बैटरी, तो वो एक्सटर्नल वोल्टेज कितना होना चाहिए, लोड, ये करंट इस तरीके से जब फ्लो होगी जब ये बैटरी स्ट्रॉन्गर देन VPI होगा, ठीक है। उससे कम होगा तो यू करंट होगी, मतलब रिवर्स करंट फ्लो होगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे ये ओवरकम होगा और करंट बढ़ेगा, और डायोड के क्रॉस ये ड्रॉप होगा RD रेसिस्टेंस में। ये स्मॉल वैल्यू होती है, ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वोल्टेज चेंज स्मॉल है, करंट चेंज लार्ज है, ठीक है। तो डेल V अपॉन डेल I जो रेशियो होगा वो स्मॉल होगा, वोल्टेज में कम चेंज हो रहा है, करंट में ज्यादा चेंज हो रहा है, तो रेसिस्टेंस कम होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल वैल्यूज, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे दूसरे मॉडल को, दूसरा मॉडल सिंप्लीफाइड, इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसी मॉडल में हम चेंज करते हैं कुछ, तो सिंप्लीफाइड, सर 1 मिनट, वो पेज खोलेंगे क्या? हाँ तो बस 2 मिनट। दिख रहा है ना? यस सर। कहीं डाउट है तो मुझे बता देना, इक्विवेलेंट सर्किट समझना जरूरी है, वैसे ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, डायोड का रिप्लेसमेंट ही है। तो जब आइडियल बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। मतलब हम रिवर्स अप्रोच लगा रहे हैं, पहले एक्चुअली आइडियल बताना चाहिए, बट आइडियल की एनालॉजी यहाँ से ज्यादा आसान होगी, आइडियल समझने में, आइडियल बताने के बाद ज्यादा क्लियर हो जाएगा सब कुछ, यस सर। ओके। सेकेंड इज सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट। तो हम लोग सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट क्या करते हैं, उसी सर्किट से, किस सर्किट से, जो तुम्हारा प्रैक्टिकल सर्किट है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं वो देखो, इस सर्किट में जब हमने पीसवाइज, सॉरी प्रैक्टिकल लीनियर, स्क्रीन ब्लर हो रही है सर। बाकी लोगों को भी हो रही है क्या? बाकी लोगों को पेज फ्लिप किया मैंने इसलिए होगा, अभी भी हो रही है क्या? सर उसके पहले से हो रही थी। क्लियर है बाकी लोगों को? तुम एक बार डेटा ऑन ऑफ करो। सर करके देखे सर, नहीं थी वो। विकास, कौन, किसको दिक्कत हो रही है? यस सर विकास, यस। बाकी लोगों को तो क्लियर है बेटा। कनेक्टिविटी कैसे होगा तुम्हारे यहाँ पे नेटवर्क? सर अब ठीक हो गया, अभी ठीक है? यस सर क्लियर। हाँ,
तो हमने प्रैक्टिकल जो सर्किट देखा, यहाँ हम मॉडिफिकेशन करेंगे। हमको यहाँ एनालिसिस करने में पता लगा कि डायोड में दो चीजें हैं, एक इनबिल्ट वोल्टेज है और दूसरा उसका फॉरवर्ड रेसिस्टेंस है, ये डायोड रेसिस्टेंस है। हम कंसीडर करते हैं कि ये डायोड, क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू होती है, ठीक है, ये बहुत कम वैल्यू होती है, 50-40 किलो ओम समथिंग होता है, एग्जैक्ट वैल्यू देखना होगा, है ना। कभी कभी डायोड डिपेंडेंट भी होता है, अलग अलग मॉडल होते हैं हमारे पास डायोड के। तो दिस आर डी इज वेरी स्मॉल, फॉरवर्ड रेसिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, वी कैन निग्लेक्ट दिस। हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए, सर्किट में एनालिसिस जो है कॉम्प्लेक्स ना हो, तो उसलिए हम इस आर डी को कंसीडर करते हैं 0, क्योंकि ऑलमोस्ट स्मॉल वैल्यू होती है। सर्किट में जहां भी डायोड यूज होगा वहां बेसिकली लार्जर रेसिस्टेंस होंगे, मतलब किलो ओम्स में होंगे। उसके रिस्पेक्ट में ये रेसिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, ओम्स में होता है, अराउंड 50 ओम्स, ठीक है। इसलिए हम इसको निग्लेक्ट करते हैं सिंप्लीफाइड एनालिसिस के लिए। सिंप्लीफाइड एनालिसिस इज दैट एनालिसिस वेयर वी कंसीडर आरडी टू बी 0, और आरडी 0 हो गया है तो अब हम डायरेक्टली सर्किट ड्रॉ करें तो क्या सर्किट होगा, सर्किट में सिर्फ और सिर्फ बैटरी होगी, बिल्ट इन पोटेंशियल जो तुम्हारा डायोड का है ये होगा। क्लियर? अब इस सर्किट से ये है सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट डायोड का सिंप्लीफाइड के केस में। अब मुझे ये बताओ, यहां से कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकता है क्या इस इक्विवेलेंट सर्किट से? मैंने यहाँ रिवर्स अप्रोच, जो मतलब ये यहाँ पे क्या किया मैंने, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के ये प्लॉट बनाया है, ठीक है। ये यहाँ मैंने आरडी 0 कर दिया है, तो मुझे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई बता सकता है क्या चेंजेस होंगे, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगी इसकी? स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा, गुड, ठीक है। आरडी अगर 0 करना है, दिस इंप्लाइज स्लोप मस्ट बी इनफाइनाइट। और स्लोप इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है? स्लोप क्या है? रेशियो ऑफ करंट टू वोल्टेज, आई और बी का रेशियो। तो अगर स्लोप को इनफाइनाइट करना है तो कौन सा पैरामीटर चेंज होगा, बताओ मुझे। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आरडी 0 किया है तो आरडी हमने कैसे डिफाइन किया है, आरडी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। तो आरडी अगर 0 है तो स्लोप मस्ट बी इनफाइनाइट होना चाहिए। अब अगर स्लोप इनफाइनाइट है तो यहां से देख के बताओ कि क्या चेंजेस होने चाहिए स्लोप को इनफाइनाइट करने के लिए। सर डेल बी टेंड्स टू 0, डेल भी 0 होना चाहिए। कर्व जो है परपेंडिकुलर होगा, अब कहाँ पे बनेगा, डेल ये बिल्ट इन के बाद बनेगा, ठीक है। ऐसा स्ट्रेट लाइन होगी बेसिकली, स्ट्रेट लाइन नहीं, मतलब वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन होगी और दिस विल बी पॉइंट ऑफ बिल्ट इन। रिवर्स के लिए क्योंकि ये डिफाइन नहीं किया है तो रिवर्स में हम 0 कंसीडर करेंगे। फॉरवर्ड के लिए मान रहे हैं, हमने फॉरवर्ड का एनालिसिस किया है, रिवर्स में हम कट ऑफ डायोड को कंप्लीटली 0 का तो इस टाइप का सिनेरियो होगा। क्लियर है सब लोगों को? स्लोप यहाँ पे देखो, स्लोप क्या किया है, इनफाइनाइट। स्लोप इनफाइनाइट मतलब वोल्टेज चेंज नहीं होने चाहिए, मतलब लाइन में थोड़ा सा भी जो है स्लोप नहीं होना चाहिए। स्लोप होगी, डेल बी अगर फाइनाइट होगा तो स्लोप इनफाइनाइट नहीं हो सकती। डेल बी शुड बी 0, मतलब वोल्टेज इंक्रीज नहीं होने चाहिए। स्ट्रेट लाइन, करंट चेंज होगा, वोल्टेज चेंज अलाउ नहीं करेगा। दिस इज सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, ठीक है। तो तीसरा केस है आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट। तो आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट में हम दो चीजें 0 कर सकते हैं। आरडी तो हमने 0 किया ही है, वीबीआई क्योंकि स्मॉल है तो हम वीबीआई को भी 0 मान लेते हैं ऑलमोस्ट, मतलब स्मॉल वैल्यू क्यों है, 0.7 या 0.3 होती है जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए, तो इसको दोनों को 0 मान लिया। इस केस में भी स्लोप 0 होगा तो स्लोप इनफाइनाइट होगा, ठीक है।
यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट कोई बता सकता है कैसे बनेंगे? यहाँ पे सॉरी IV कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे प्लॉट होगी? इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? इक्विवेलेंट सर्किट में बना देता हूँ। इक्विवेलेंट सर्किट में वोल्टेज 0 हो गया, मतलब बैटरी क्या हो जाएगी? अगर तुम इस वोल्टेज को भी 0 कर दोगे शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट ये इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा तुम्हारा आइडियल के केस में। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे प्लॉट करोगे? कोई बता सकता है यहाँ कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? देखो यहाँ से मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, तो बताना। इस कैरेक्टरिस्टिक से समझ में आ रहा है कि अगर तुम यहाँ पे एक सप्लाई लगाते हो एक्सटर्नल, ठीक है, प्लस माइनस V, ये V लगी हुई है, ठीक है, ये V, तो V करंट कब अलाउ करेगा? VBI के बाद, दिस पॉइंट ऑफ VBI, तो इस बैटरी के बाद अलाउ कर रहा है। अगर ये बैटरी भी हटा दोगे और यहाँ पे तुम एक एक्सटर्नल सोर्स लगाते हो, ठीक है, यहाँ पे V पोटेंशियल का, तो V चेंज करने में करंट कैसे चेंज होगी, कोई बता सकता है? अभी जैसे जैसे V बढ़ाओगे करंट फ्लो होगी सीधे सीधे, मतलब तुमको थोड़ा सा भी वेट नहीं करना होगा। VBI जो है क्योंकि 0 हो गया है, तो ये तुम्हारा पॉइंट जो है VBI शिफ्ट होके यहाँ आ गया ओरिजिन पे, VBI को 0 कर दिया, मतलब थोड़ा भी फॉरवर्ड वोल्टेज दोगे, थोड़ा मतलब कि एट 0 वोल्टेज डायोड कंडक्ट करने लगेगा 0 फॉरवर्ड वोल्टेज में, 0 से जैसे कि निकलेंगे, ठीक है, तो डायोड का कंडक्शन होने लगेगा। ये क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा डायोड ऑन और ये डायोड ऑफ। क्लियर? डायोड इस स्टेट में ऑन स्टेट, मतलब ऐसा डायोड जहां 0 वोल्टेज पे ही डायोड ऑन हो जाए, आइडियल डायोड, तो 0 के थोड़े पहले ऑफ हो जाए। 0 पे एकदम से करंट बढ़ जाएगी, बहुत मतलब शार्प करंट बढ़ेगी, और 0 से थोड़ा भी वोल्टेज कम हुआ करंट 0 हो जाएगी, तुरंत टर्न ऑन तुरंत टर्न ऑफ। श्रद्धा पांडे कोई तुम्हारी क्लास में है क्या? श्रद्धा पांडे कोई स्टूडेंट है क्या, बताओ? ओके, तो ये बेसिकली ऑन हो रहा है डायोड इस रीजन में और यहाँ ऑफ हो रहा है। एक मिनट जरा, श्रद्धा पांडे वॉइस आ रही है बेटा आपको? श्रद्धा, श्रद्धा पांडे सुनाई दे रहा है क्या? अनम्यूट करके बताओ मुझे। हाँ, म्यूट से हटाओ थोड़ा, अनम्यूट करो मोबाइल। पहली क्लास अटेंड कर रही हो या इससे पहले क्लास अटेंड किया है? ये फर्स्ट क्लास है क्या डिवाइसेस की? बताओ बेटा, इतना टाइम नहीं है। ये पहली क्लास है तुम्हारी या इससे पहले ये क्लास अटेंड की हो? अटेंड करी है पहले भी। तो टाइमिंग तुम लोगों को नहीं पता है कि मैं कितने बजे क्लास लेता हूँ? सर मेरे पास ग्रुप आपका नंबर भी नहीं और सर क्लासेस भी मेरे पास लिंक किसी की भी नहीं आती सर। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो? हाँ सर व्हाट्सएप में भी ऐड हूँ। तो व्हाट्सएप में मैंने जब 15 मिनट पहले मैसेज डाला है तो तुमको दिखाई नहीं दिया क्या? सर उसमें एक विकास करके सर एक मैसेज आया था, वो यूट्यूब पे लिंक थी सर, उसमें आया था, वो वाला लिंक आया था बस। बेटा डिवाइसेस का अलग ग्रुप बना हुआ है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉलेज में क्या चल रहा है वो पता करो, है ना? नेक्स्ट टाइम टाइम पे आना। अभी मैं क्लास से हटा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम क्लास अगर टाइम पे नहीं आओगे तो अटेंड मत करना। आधे घंटे बाद क्लास ज्वाइन कर रहे तुम, और एक बार जब मैंने डिनाई कर दिया एंट्री, तो फिर बार बार क्यों एंट्री ले रहे हो? टाइमिंग थोड़ा ध्यान रखा करो, इससे पहले भी मैंने 10 बार बताया है। सॉरी सर।
ग्रुप पता करो डिवाइसेस का कौन सा ग्रुप है, मैं 15 मिनट 20 मिनट पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ, या टाइम टेबल फॉलो करो कम से कम। हाँ, तो ये डायोड की स्टेट होगी ऑन और ये ऑफ। तो एक्चुअली जो आइडियल डायोड है वो तुरंत टर्न ऑन हो जाएगा और मतलब जीरो पे, और जीरो के जस्ट पीछे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम इसी को बोलते हैं कि डायोड को, अगर आइडियल डायोड है तो उसको हम फॉरवर्ड बायस में किससे रिप्लेस करेंगे? शॉर्ट सर्किट से। क्यों शॉर्ट सर्किट? मतलब इनफाइनाइट करंट अलाउ करना। शॉर्ट सर्किट होगा मतलब करंट अलाउ करेगा, ये कितनी भी करंट आ जाए। शॉर्ट सर्किट में मैक्सिमम करंट हो सकती है, तो मैक्सिमम करंट। और रिवर्स बायस में कोई बता सकता है ये क्या होगा? रिवर्स बायस में डायोड क्या होगा आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट में? सर ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हो जाएगा। क्यों? सर हैवी रिवर्स मतलब क्योंकि रिवर्स में करंट जीरो है। नहीं, करंट जीरो, करंट मैक्सिमम या इनफाइनाइट भी लिख सकते हो यहाँ, ठीक है। करंट मैक्स, शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है, क्लियर है। और इसलिए बोलते हैं घर पे जब कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब लाइन जल जाती, तुम्हारा जो क्या कहते हैं कंडक्टर है, जो तुमने क्या कहते हैं वायर लगा के रखे हुए हैं, वो जल जाते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट होते हैं घर पे, जो तुम लोग कहते हैं फ्यूज लगाते हो, फ्यूज वायर क्यों लगाते हैं, कोई बता सकता है? सर उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है और हाई पावर से जो है वो जल्दी बर्न हो जाता है। क्योंकि जब सर्किट में सुनो ओवर वोल्टेज होगा तो आई बढ़ेगा, ठीक है, आई बढ़ेगा बहुत तेजी से, आई इंक्रीज हो रहा है, तो आई आर लॉस जो होते हैं, ठीक है, तो मतलब आई स्क्वायर आर, पावर को इसको आई आर लॉस बोलते हैं। आई स्क्वायर आर पावर डिसिपेशन जो होगा उस एलिमेंट में बढ़ेगा। तो अगर तुमने फ्यूज का वायर मोटा लिया हुआ है तो जो है वो ज्यादा सस्टेन करेगा पावर। मतलब अगर थिक वायर है तो उसकी क्या कहते हैं लिमिट जो होगी, बर्निंग लिमिट, वो हाई होगी, वो ज्यादा पावर जो है अलाउ कर सकता है डिसिपेशन। पर अगर फ्यूज का वायर पतला होगा, ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, मतलब थोड़ा सा पावर दोगे तो वो जल्दी से जल जाएगा। तो हम इसीलिए पतला वायर लगाते हैं कि जब हाई करंट आए, ओवर वोल्टेज में जब हाई करंट हो, तो ये जो पावर डिसिपेशन है उसके कारण वो वायर जल जाए और ब्रेक हो जाए। बेसिकली दैट इज अ ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि शॉर्ट सर्किट मैक्सिमम करंट, तो जब डायोड में मैक्सिमम करंट होगा, क्योंकि फॉरवर्ड स्टेट है, फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस में डायोड विल रिप्लेस विथ शॉर्ट सर्किट, एंड इन रिवर्स बायस डायोड विल रिप्लेस विथ ओपन सर्किट और आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट। सिमिलरली सिंप्लीफाइड में फॉरवर्ड के केस में एक बैटरी से रिप्लेस होगा, रिवर्स में ओपन, रिवर्स में ओपन करंट जीरो। ऐसे ही पीस वाइज लीनियर में फॉरवर्ड में डायोड विल रिप्लेस विथ अ बैटरी बीवीआई के बराबर की और एक डायोड रेजिस्टेंस या फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आरडी सीरीज में कनेक्टेड। तीनों केसेस क्लियर है सर? तीनों केसेस क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स में बताओ मुझे सभी लोग, कोई डाउट है किसी को तो, क्लियर है तो बताओ। ठीक है, सभी को क्लियर है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफायर इज बेसिकली डायोड एप्लीकेशन, डायोड की एप्लीकेशन है। डायोड को कहाँ यूज किया जा सकता है? रेक्टिफायर, तुम लोगों ने रेक्टिफायर पढ़ा हुआ है ना? 12th में भी था क्या, या फर्स्ट ईयर बस में पढ़ा? 12th में था सभी लोगों को, एमपी बोर्ड और सीबीएसई? यस सर 12th में था। ठीक है, रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर सर एसी से डीसी में चेंज कर देता है। एसी से डीसी में चेंज करने के लिए यूज करते हैं। तो रेक्टिफायर एक डिवाइस है, ठीक है, या एक एलिमेंट कंपोनेंट है, कंपोनेंट नहीं बोलेंगे, डिवाइस ही बोलेंगे, ठीक है, दैट कैन कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू डीसी, एसी को डीसी में। पहले एसी और डीसी बताओ क्या होता है, व्हाट इज एसी और व्हाट इज डीसी? सर एसी में जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती रहती है, हाँ, और उसमें डीसी में जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आती है।
कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब एक ही रहती है, मतलब लाइन में रहती है। एसी में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है क्या? अगर हमारे घर पे जो सप्लाई है उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? और कोई? हाँ बताओ। पोलैरिटी। हाँ। और कोई? और कोई? एसी सिग्नल, ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग ऑलमोस्ट पास हो, बाकी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। एसी सिग्नल में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं हो, सॉरी, डीसी सिग्नल में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं होती, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। डीसी सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिनके एफ की वैल्यू जीरो होती है, और एसी सिग्नल वो होते हैं जहां एफ फाइनाइट होता है, जैसे 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। हमारी कंट्री में जो यूज करते हैं सिग्नल, 50 हर्ट्ज की सप्लाई, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज पे साइनोसोडियल सिग्नल आते हैं। तो वो बाई मतलब दो फेज, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी के साथ, ठीक है। तो फेज तो होता ही है, साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है उस सिग्नल में। ऐसे सिग्नल जहां तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाए, ठीक है, ऐसे सिग्नल जहां तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाए। फ्रीक्वेंसी जीरो होने का मतलब कोई बता सकता है मुझे? या फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी किस सिग्नल की होती है? फ्रीक्वेंसी किस सिग्नल की निकाल सकते हैं हम लोग? जो ऑसिलेट करे, हाँ, जो ऑसिलेट करे। जो ऑस्किलेट करे। और कोई? हाँ, ऑस्किलेशंस। और बताओ, और कोई किसी को आइडिया है? फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम उन सिग्नल्स के निकालते हैं जो पीरियोडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। पीरियोडिक सिग्नल जैसे साइनोसोडियल। एवरलास्टिंग सिग्नल हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये रिपीट करते हैं, टी, फंडामेंटल टाइम पीरियड बोलते हैं इसको, टी, ठीक है। इसका इनवर्स फ्रीक्वेंसी होती है, 1/t इज नथिंग बट एफ। तो हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं साइनोसोडियल सिग्नल की। तो डीसी सिग्नल के लिए क्योंकि एफ जीरो है, तो देखो फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सिग्नल का नेचर सेम हो जाए, मतलब जैसे इस इंटरवल में, टी इंटरवल में जैसा नेचर है वैसा ही अगले टी में होना चाहिए। या एक स्मॉल इंटरवल किसी भी सिग्नल में, अगर हम इसकी वेवफॉर्म को एनालाइज कर रहे हैं, तो एक स्मॉल इंटरवल, मिनिमम इंटरवल आफ्टर विच सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है, मिनिमम टाइम पीरियड या मिनिमम इंटरवल आफ्टर विच सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ इज नोन एज फंडामेंटल टाइम पीरियड, ठीक है। और उस फंडामेंटल टाइम पीरियड का इनवर्स या रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो सिग्नल अगर चेंज होगा, सिग्नल में अगर चेंजेस होंगे, ठीक है, और चेंजेस ऐसे हों कि वो हर एक टाइम के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो वी विल से कि सिग्नल तुम्हारा क्या है, पीरियोडिक है, ठीक है, पीरियोडिक है। अब एसी सिग्नल जहां फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों हो, फेज चेंज हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, और फ्रीक्वेंसी भी है सिग्नल की, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग सिग्नल। ये एसी सिग्नल, ऑल्टरनेटिंग मतलब चेंज होने वाला, ऑल्टरनेटिंग मैग्नीट्यूड तुम्हारा चेंज हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, कुछ भी हो सकता है एसी सिग्नल, ठीक है। तो ये सिग्नल तुम्हारा बना हुआ है। अब मैं अगर फ्रीक्वेंसी जीरो करूंगा तो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी मुझे इस टाइप की। फ्रीक्वेंसी जीरो करना मतलब चेंजेस नहीं होंगे सिग्नल में, कोई चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट बना हुआ है। तो दिस इज डीसी सिग्नल, ये एसी है, ठीक है। तो हम इस सिग्नल को इस सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वी विल यूज रेक्टिफायर। ऐसा कन्वर्जन के लिए हम यूज करते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर के टाइप्स टाइप बेसिकली ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर को फर्दर अगर क्लासिफाई करें तो फुल वेव दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप? पहला होता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है ब्रिज
फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप और फुल ब्रिज टाइप। ठीक है, तो वन बाय वन हम तीनों को पढ़ेंगे, तीनों का सर्किट देखेंगे कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक, मतलब कन्वर्जन कैसे हो रहा है, और कुछ पैरामीटर हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेक्टिफायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो पैरामीटर क्या क्या होंगे, वो पैरामीटर कोई बता सकता है क्या क्या पैरामीटर्स तुम लोगों ने रेक्टिफायर में एनालाइज किए थे इसके पहले? एक दो पैरामीटर के नाम बताओ। किसी को आइडिया है पैरामीटर्स जो हम लोगों ने रेक्टिफायर के लिए पढ़ा है इससे पहले या सुना तुम लोगों ने? जो नेगेटिव पोलरिटी वो हट जाती है, अपर पोलरिटी बची रहती है हाफ वेव। नहीं, वो तो परफॉर्मेंस, वो तो मतलब ठीक है, उसका क्या कहते हैं थ्योरी जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, मैथमेटिकली कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ कि रेक्टिफायर के लिए हम कौन कौन से पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बताओ। किसी को कुछ याद है? तो एक दो पैरामीटर जो तुमने कभी पढ़े हो। एफिशिएंसी एक मैं बता देता हूँ, एफिशिएंसी, ऐसे और भी कुछ पैरामीटर थे। हम लोग पढ़ेंगे एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है, फिर हम लोग रिपल फैक्टर निकालेंगे, फॉर्म फैक्टर निकालेंगे, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालेंगे TUF, ठीक है, और पीक इनवर्स वोल्टेज निकालेंगे। क्लियर है? तो ऐसे 5-6 पैरामीटर हैं, एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और पीक इनवर्स वोल्टेज। क्लियर? तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर से। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट अगर देखें, ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट बनाता हूं मैं। सर्किट में एक ट्रांसफार्मर होगा, प्राइमरी में हम इनपुट कनेक्ट करेंगे जिसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, दिस इज V, ठीक है, दिस इज प्राइमरी। सेकेंडरी में वी विल हैव रेक्टिफायर सर्किट। तो रेक्टिफायर में बेसिकली डायोड यूज करते हैं सेकेंडरी में, और यहाँ लगा होगा तुम्हारा लोड RA। ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट। इट N1:N2 का टर्न रेशियो, N1:N2 टर्न रेशियो का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। क्या करते हैं सर्किट में, देखो, एक AC सिग्नल इनपुट में, ये AC इनपुट है जिसको हमको DC में कन्वर्ट करना है। तो मे बी पॉसिबल है कि ये हाई वोल्टेज सिग्नल होगा, तो इसको हम स्टेप अप करना चाहें या स्टेप डाउन करना चाहें, तो वी विल यूज ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो प्राइमरी इनपुट जो होगा तुम्हारा वो स्टेप अप स्टेप डाउन करके सेकेंडरी में लेके आओगे, जनरली स्टेप डाउन करोगे क्योंकि हाउस होल्ड में जो सप्लाई यूज होती है वहां हम DC यूज करते हैं, जैसे चार्जर वार्जर है। तो एक छोटा सा तुम्हारा ट्रांसफार्मर होगा जो ये स्टेप अप से स्टेप डाउन करेगा सिग्नल को, ठीक है। यहाँ लिंक होगा वो सिग्नल सेकेंडरी में। ट्रांसफार्मर सब लोगों को पता है ना, टर्न रेशियो के कोरस्पॉन्डिंग जितना टर्न रेशियो होगा, जैसे सपोज ये 1:1 है, 1:1, इसका मतलब जितना इनपुट में होगा प्राइमरी में, यहाँ पे जितना होगा प्राइमरी तो प्लस माइनस ऐसे करेंगे हम लोग, ये पूरा प्राइमरी में दिखाई दे रहा है, 1:1 है तो सेकेंडरी में भी सेम दिखाई देगा, ऐसे रिलेशनशिप लिखते हैं। V2 डिवाइड बाई V1 इक्वल टू N2 बाई N1 इक्वल टू I1 डिवाइड बाई I2। ये ट्रांसफार्मर रिलेशनशिप कहलाता है। मतलब यहाँ अगर V1 वोल्टेज है, यहाँ V2 है, प्राइमरी में V1, सेकेंडरी में V2, तो प्राइमरी में V1 इज नथिंग बट V, सेकेंडरी में V2 किस पे डिपेंड करेगा, N2N1 के रेशियो पे, N2N1 जैसा होगा, ठीक है। अगर 1:1 है क्या है, तो हम प्राइमरी में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सेकेंडरी में वो लिंक होगा, और सेकेंडरी में तुम्हारे पास एक डायोड लगा हुआ है, डायोड कुछ ऑपरेशन करेगा, वो देखेंगे अभी क्या करेगा। और लोड मतलब कि यहाँ पे बेसिकली DC सिग्नल तुमको मिलने वाला है इसके अक्रॉस, क्लियर है, यहाँ पे तुमको DC सिग्नल मिलेगा। तो देखते हैं इसकी वर्किंग। पहले सर्किट हमने देख लिया कि कैसे कैसे कंपोनेंट लगे हुए हैं। एक डायोड लगा है, एक लोड लगा है जहां पे हमको DC चाहिए, और एक ट्रांसफार्मर है इनपुट सिग्नल के साथ। सपोज कंसीडर कर रहा हूं मैं इनपुट वोल्टेज तुम्हारा है, क्योंकि AC सिग्नल है तो AC सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे Vin इक्वल टू Vm साइन
ओमेगा टी टाइप का सिग्नल है, ठीक है। इनपुट सिग्नल को मैंने मान लिया है ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है, वोल्टेज सिग्नल V इन इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो टर्न रेशियो की अभी हम बात करते हैं 1:1 है, कंसीडर करते हैं 1:1 है, मतलब कि जितना इनपुट में लिंक हो रहा है उतना ही सेकेंडरी, मतलब इनपुट प्राइमरी में जितना है सेकेंडरी में उतना ही वोल्टेज लिंक होगा। तो क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है तो इसकी दो साइकिल होंगी, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। कैसे? इस टाइप का सिग्नल होगा ये ऑल्टरनेटिंग, तो एक पॉजिटिव हाफ है और एक नेगेटिव हाफ है। इसका मतलब क्या होता है, जब V की पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो मैग्नीट्यूड इस तरीके का होगा, प्लस माइनस प्राइमरी में, और ये सेकेंडरी में लिंक करेगा सेम तरीके से, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, क्लियर है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब मैं डायोड को कंसीडर कर रहा हूँ कि ये डायोड जो है आइडियल डायोड है, ठीक है। तो इस तरीके का केस, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर तुम्हारा इनपुट की पहली हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल का एनालिसिस करोगे तो डायोड के अक्रॉस इस तरीके से पोटेंशियल दिखाई देगा। ये टर्मिनल डायोड का कौन सा है, ये कौन सा साइड है, P, तो P कनेक्ट होगा पॉजिटिव से और N कनेक्ट होगा नेगेटिव से। तो डायोड की स्टेट क्या होगी, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस। क्लियर है सभी लोगों को? तो यहां से देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, यहाँ पे सेम लिंक हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये उस समय डायोड हो गया शॉर्ट, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो तुम्हारा सर्किट जो है रिप्लेस होगा इस तरीके से, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ये आर है। तो इसका मतलब करंट फ्लो होगी, क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। क्लियर है ये सभी लोगों को? करंट फ्लो होगी मतलब यहाँ पे जो भी तुम्हारा इनपुट सिग्नल V इन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस V इन के कारण करंट फ्लो होगी, इस V इन के कारण करंट फ्लो होगी, मतलब लोड में तुमको आउटपुट मिलेगा। तो इस पॉइंट पे तुमको आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करता हूं मैं। दूसरी हाफ साइकिल में नेचर यूं होगा, उस समय पोलैरिटी क्या हो जाएगी, ये माइनस और ये प्लस। तो मैं अंदर के साइड बना रहा हूँ दूसरी साइकिल, ठीक है, ध्यान रखना। ऊपर जो लिखा हुआ है ये बाहर के साइड, ठीक है, एक्सट्रीम वो है पहली साइकिल और अंदर के साइड दूसरी साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। सिमिलरली लिंक भी सेम होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब P कनेक्टेड टू नेगेटिव होगा, P नेगेटिव से कनेक्ट है और N पॉजिटिव से। तो डायोड की स्टेट क्या होगी, फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस, रिवर्स। रिवर्स। तो डायोड रिप्लेस किससे होगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट से। तो यहाँ तुमको सेकेंडरी में सॉरी प्राइमरी से सिग्नल नेगेटिव साइकिल हमने अप्लाई किया, यहाँ पे वो लिंक हुआ, ठीक है, ये नेगेटिव लिंक हुआ, पर उस समय डायोड, ठीक है, तो जैसे इसको लिखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब नेगेटिव हाफ में अगर मैं बनाऊंगा, इसके नीचे बनाते हैं नेगेटिव प्लस माइनस और नेगेटिव हाफ में माइनस प्लस। इस समय डायोड रिवर्स बायस इसलिए ओपन सर्किट। तो लोड से करंट फ्लो होगी क्या, यहां से करंट फ्लो होगी क्या, आई कितना होगा यहाँ, तो ओपन सर्किट है ना, जीरो। ओपन सर्किट में जीरो करंट होगी, क्लियर है। तो यहाँ कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्यों, आई आर जीरो, हेंस आई आर जीरो। तो यहाँ लोड पे हम अगर देखें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। ऐसे अगर फर्दर एक और साइकिल में कंसीडर करूं इनपुट की, तो वो यहाँ लिंक होगा, ठीक है, और फिर से सेम एनालिसिस इस तरीके से आउटपुट तुमको यहाँ पे फिर मिल जाएगा।
तो बेसिकली अगर तुमने ऐसा डायोड कनेक्ट करके रखा हुआ है या ऐसा सर्किट है, तो एट एवरी पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड विल गेट फॉरवर्ड बायस, एट एवरी पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड विल गेट फॉरवर्ड बायस। चलिए रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट से और करंट फ्लो होगी और आउटपुट मिलेगा। फिर से स्क्रीन शो नहीं हो रही, बाकी लोगों को भी नहीं हो रही क्या? यस सर, नहीं हो रहा। हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है। ऑफ ऑन करो डेटा, हो रही है मैक्सिमम लोगों को, पता नहीं क्या है। अभी बताओ। नो सर, नहीं हो रही सर, वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ रही है बस। एक मिनट रुको, मैं डेटा ऑफ करता हूँ। कनेक्टिविटी हो सकता है मैं मोबाइल डेटा से स्ट्रीम कर रहा हूँ। अभी अब बताओ। सर शो हो रही है। हो रही है अभी ना? यस सर। ठीक है, तो क्या होगा, हर पॉजिटिव हाफ साइकिल में, हर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड शॉर्ट सर्किट होगा इनपुट के, और इसीलिए आउटपुट मिलेगा। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड ओपन सर्किट होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो अगर मैं इनपुट आउटपुट प्लॉट बनाऊं, इनपुट आउटपुट, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, दिस इज इनपुट और दिस इज आउटपुट। तो आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में वी विल गेट आउटपुट ओनली एट पॉजिटिव हाफ साइकिल। इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। क्लियर है? यस सर। तो बेसिकली यहाँ जो फेज चेंज थे वो हमने नलीफाई कर दिया एसी का, यहाँ फेज चेंज नहीं हो रहा, बट मैग्नीट्यूड अभी भी कांस्टेंट नहीं है। जो हमने डीसी देखा था इस तरीके का डीसी नहीं मिल रहा है, ऐसा डीसी हम चाहते हैं इस तरीके का डीसी मिले, बट हाफ वेव रेक्टिफायर जो है इस तरीके का डीसी प्रोवाइड करता है। ये डीसी है, ठीक है, बट इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग मतलब पल्सेस हैं, चेंजेस हैं, ठीक है, पल्सेस के फॉर्म में डीसी मिल रहा है। ये नेगेटिव जो फेज चेंज है वो अब नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव बस है सिग्नल, मतलब बाइपोलर नहीं है, ठीक है, फेज चेंजेस नहीं है, बट डीसी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। तो हम इसको जो है आगे चल के फिल्टर सर्किट से, जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है, वहां पे हम इसको फिल्टर करेंगे और फिल्टर करके इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आगे वाला टॉपिक है। अभी हम यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर का एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए मैं फिल्टर आगे बताऊंगा, तब एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे करेंगे ये सब चीजें। तो इस टाइप का डीसी तुमको मिलेगा हाफ वेव रेक्टिफायर से। क्लियर है? हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट हम लोगों ने देखा, हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग देखी, वर्किंग कैसे, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट की और नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट की। तो पॉजिटिव में डायोड का कन्वर्जन देखा, किससे रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेसमेंट देखा शॉर्ट सर्किट से, और नेगेटिव में देखा ओपन सर्किट से, कोरिस्पॉन्डिंग आउटपुट ड्रॉ कर लिए। तो ये हमने एनालाइज कर लिया हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट और वेव फॉर्म। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? हाँ, तो अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जब हमने इनपुट अप्लाई किया है उसके रिस्पेक्ट में जो आउटपुट मिल रहा है उसका बिहेवियर या पैरामीटर वाइज वो किस तरीके से मिल रहा है। मतलब कुछ पैरामीटर्स हैं जो इसकी क्वालिटी डिसाइड करते हैं, क्वालिटी ऑफ आउटपुट, कितना इम्प्रूव्ड क्वालिटी है डीसी की, क्योंकि डीसी हम ऐसा चाहते नहीं। कुछ पैरामीटर हैं जो डिसाइड कराते हैं
कि आपको जो आउटपुट मिल रहा है, जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, वो कितना एफिशिएंट है, उन पैरामीटर्स को मैं लिख रहा हूँ 1 by 1 और हम उनको कैलकुलेट करेंगे। पहला एफिशिएंसी, सेकेंड ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर TUF, थर्ड रिपल फैक्टर, ठीक है, फॉर्म फैक्टर, पीक इनवर्स वोल्टेज PIV। ये सारे पैरामीटर हमको कैलकुलेट करने होंगे, तो और सारे केसेस में, मतलब हाफ वेव में भी और फुल वेव में। तो मैं हाफ वेव बताऊंगा, फुल वेव भी बताऊंगा, सेंटर टेप तक। ब्रिज वाला तुम लोगों को दूंगा मैं करने के लिए, नहीं बनेगा तो मुझे बताना, ठीक है, बन जाएगा वैसे, दोनों देखने के बाद। एफिशिएंसी TUF, रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, PIV। तो 1 by 1 वी विल कैलकुलेट ऑल दीस पैरामीटर्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कब से है ये बताओ, कितने बजे है कि नहीं? बताओ सर। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। एफिशिएंसी हम स्टार्ट करते हैं, पैरामीटर कैलकुलेशन। पहले एफिशिएंसी देखते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है इन जनरल, थोड़ी सी एफिशिएंसी से स्टार्ट करता हूँ। एफिशिएंसी डिनोट किससे करते हैं? ईटा। ईटा, ठीक है। एफिशिएंसी ईटा जो होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट है, जो हमारा डिवाइस है, बेसिकली वी आर कन्वर्टिंग AC सिग्नल इनटू DC। तो वी विल कैलकुलेट एफिशिएंसी यूजिंग रेशियो ऑफ DC आउटपुट पावर, ठीक है, DC पावर और AC, PDC आउटपुट में और PAC इनपुट, इनका रेशियो का रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमको मिल जाएगा कि टोटल जो तुम्हारा एफिशिएंसी है इस सर्किट की वो कितनी है, ठीक है। तो DC आउटपुट पावर इस हाफ वेव रेक्टिफायर का और AC इनपुट जो इसने अप्लाई किया होगा, इन दोनों का रेशियो हम अगर निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वी विल गेट एफिशिएंसी। क्लियर है? इससे हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो देखते हैं। रेशियो ऑफ DC आउटपुट टू AC इनपुट, ठीक है। क्योंकि एक थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि इसमें नेटवर्क एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब मैं पैरामीटर्स कैलकुलेट करूंगा। तो में से कितने लोगों को RMS वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज या एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल, RMS वैल्यू ऑफ सिग्नल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्नल, ये कंसेप्ट क्लियर है? ये बताओ मुझे। मतलब AC और DC का बीच का जो डिफरेंस है, AC सिग्नल में AC मतलब सिग्नल जो है वो कैसे हम डिनोट करते हैं, उसमें क्या क्या फैक्टर होते हैं, सिमिलरली DC में क्या क्या होते हैं। RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये सब चीजें पढ़ी है तुम लोगों ने कभी कि नहीं पढ़ी? एवरेज RMS, ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ, मतलब फिर हम उस तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है RMS, एवरेज, या फिर मैं डायरेक्टली आप रिफ्रेश करा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है। वैसे तुम लोगों को जनरली जो है साइनसोइडल सिग्नल के सारे पैरामीटर हाफ वेव और फुल वेव के पता होने चाहिए कि AC, अगर मैं बोलूँ इसका AC, इसकी AC वैल्यू कितनी होगी तो वो पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं कर रहा हूँ कैलकुलेट, यहाँ से देखो PDC, ठीक है। DC पावर की अगर मैं बात करूँ तो DC पावर क्या होगा? किसी भी सिग्नल में पावर जो होती है, ठीक है, पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, VI, सॉरी VMI देखो VI, ठीक है, V इंटू I इज पावर। इसको और भी तरीके रिप्रेजेंट करने के V स्क्वायर बाय R ओम्स लॉ से और I स्क्वायर इंटू R। तो यूजिंग ओम्स लॉ हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं और भी VI को। पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट across any component
किसी भी कंपोनेंट का पावर निकालना या सिग्नल की पावर निकालना तो उसके वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दो। ओम्स लॉ लगाओगे तो V तो I को रिप्लेस कर सकते हो V बाय R से, या V को रिप्लेस कर सकते हो I इंटू R से। तो ये अलग अलग फॉर्म है पावर कैलकुलेट करने के, ठीक है। हम यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे I स्क्वायर इंटू R। तो PDC इज नथिंग बट I स्क्वायर DC इंटू RL इस सर्किट में। क्यों RL लिखा है वो ध्यान से समझो, ठीक है। इस सर्किट में जो टोटल DC मिल रहा है वो लोड के अक्रॉस है, ठीक है। अब मैं यहाँ सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंसीडरेशन कर रहा हूँ कि इस डायोड का एक स्मॉल फॉरवर्ड रेसिस्टेंस है RF, ठीक है, ताकि अगर न्यूमेरिकल में दिया हो तो हम उसको कर सकें, अदरवाइज नहीं होगा तो जीरो कर देंगे। पर अगर हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम कंसीडर करेंगे RF के साथ, ताकि हमारे सारे फॉर्मूले RF के साथ कैलकुलेट हों और बाद में हम RF को जीरो करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के केस में। तो RF के साथ मैं एनालिसिस करूंगा, मतलब सर्किट में यहाँ RF भी है और RL। तो RF क्योंकि डायोड का फॉरवर्ड रेसिस्टेंस है, जो तुम्हारा एक्चुअल लोड है वहां हमको DC पावर कैलकुलेट करना है। तो आउटपुट DC में RL के अक्रॉस बस पावर मेजरमेंट होगी, या जो इफेक्टिव पावर होगा वो लोड के अक्रॉस कहलाएगा। जो तुम्हारा डायोड है ये वेस्ट होगी यहाँ पे, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस है तो ये कुछ पार्ट कंज्यूम करेगा। तो बेसिकली जो DC वैल्यू होगी वो कुछ यहाँ पे कंज्यूम होगी या वहां पे वेस्ट हो जाएगी। तो एफिशिएंसी इसके कारण थोड़ा सा चेंज होगी। तुम्हारा टोटल जो DC मिल रहा है उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, इसलिए हमने इसको पिक्चर में लिया है, ठीक है। तो I इसका DC इंटू RL क्यों लिखा है? सिर्फ RL इसलिए लिखा क्योंकि आउटपुट DC कैलकुलेट करना और आउटपुट लोड के अक्रॉस देखा जाएगा, ना कि बाकी सर्किट में जो कनेक्टेड है। तो PDC की वैल्यू होगी I इसका DC इंटू RL। ऐसे ही अगर हम PAC की बात करें, AC इनपुट की, तो ये वैल्यू कितनी होगी? I स्क्वायर RMS, ठीक है। मैं दोनों का भी एक्सप्लेन करूंगा, 2 मिनट रुक जाओ जरा। IDC और IRMS क्या है, ठीक है। I स्क्वायर RMS इनटू, अब इनपुट की अगर बात करें तो इनपुट के केस में ये रेसिस्टेंस कंसीडर होगा। क्यों? जो तुम्हारा इनपुट है, टोटल इनपुट यहाँ पे भी सप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी, दोनों पार्ट में। पर हमने आउटपुट के केस में सिर्फ इसलिए कंसीडर किया RL को क्योंकि इफेक्टिव जो यूटिलाइजेशन है वो सिर्फ लोड के अक्रॉस होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सपोज तुमने कोई सपोज मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाया हुआ है DC का, ठीक है, और सर्किट में क्योंकि तुमने जो सर्किट बनाया है उसका भी कुछ कंजम्पशन है, तो इफेक्टिव चार्जर में जो तुम लोगों को मोबाइल चार्ज करना है, इफेक्टिव DC तो यहाँ पे मिलना है। तो तुमको अगर 5 वोल्ट का चार्जर बनाना था तो 5 वोल्ट के लिए यहाँ कितना इनपुट देना है ताकि आउटपुट में 5 वोल्ट मिल जाए। तो उसके लिए क्या कंसीडर करना होगा? इस इंटरनल सर्किट के रेसिस्टेंस को, कि यहाँ पे अगर सपोज 1 वोल्ट का कंजम्पशन है तो कम से कम 6 वोल्ट का DC प्रोड्यूस करना चाहिए सर्किट को, सो दैट 1 वोल्ट यहाँ कंज्यूम हो और बाकी 5 वोल्ट जो हमारे लोड के लिए जरूरी है। तो हम टोटल इनपुट जो देंगे उसमें हम दोनों चीजों को कंसीडर करेंगे, लोड को भी और जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है जो वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट के केस में हम RF को भी कंसीडर करेंगे और RL को भी। तो पहला रेफरेंस मतलब दोनों पावर के केस में पहली बात तो I स्क्वायर इंटू R का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये DC और RMS क्यों मैं बता रहा हूँ। उसके पहले PDC में सिर्फ RL क्यों लिया है और PAC में RL प्लस RF क्यों लिया है, ये कितने लोगों को क्लियर है कि PDC अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो सिर्फ RL मल्टीप्लाई किया है और PAC ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो ये कितने लोगों को क्लियर है पॉइंट? यहाँ सिर्फ RL लिखना है और यहाँ RL प्लस RF। ये किसको नहीं है ये बताओ कन्वर्सली? हाँ, यहाँ सिर्फ RL इसलिए लिया है कि आउटपुट बेटा सिर्फ लोड के अक्रॉस मेजर किया जाता है, जो हमने कनेक्ट किया है वांटेडली, तो ये वांटेड है, दिस इज अनवांटेड। तो अनवांटेड के अक्रॉस आउटपुट नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा का मतलब ये वहां वेस्ट होगा, वहां यूटिलाइज नहीं होगा। तो क्योंकि हम एफिशिएंसी कैलकुलेट, यही होगा ना एफिशिएंसी। क्या होता है? अगर तुम कोई भी काम करते हो तो उसका एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हो कि टोटल आउटपुट क्या मिला तुमको एक्चुअली। तो दिस इज एक्चुअल आउटपुट और दिस इज टोटल सप्लाई जो तुमने इस आउटपुट को ऑब्टेन करने के लिए टोटल प्रोवाइड किया था। तो आउटपुट में RL बस इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अक्रॉस ही हमको यूजफुल पावर मिलेगी। यूजफुल पावर मतलब यूजफुल DC वोल्टेज या DC करंट जो भी है वो मिलेगा, ठीक है।
और इनपुट में क्योंकि दोनों पार्ट में ये कंजम्पशन हो रहा है, इसलिए हमने डायोड के रेसिस्टेंस को भी कंसीडर कर लिया है। हाँ, बेसिकली आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, इसलिए यहाँ पे आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट लिखा हुआ है। अब सेकेंड थिंग, यहाँ डीसी है और यहाँ आरएमएस है, दोनों में अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है। तो डीसी आरएमएस क्या होता है कि अगर हम एसी सिग्नल लेते हैं, ठीक है, तो एसी सिग्नल में कभी भी एक फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती, करंट कांस्टेंट नहीं होता, करंट कीप ऑन चेंज होते रहता है। तो हम किसी एक पॉइंट पे अगर बात करें तो वो करंट या वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो फिक्स नहीं होगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किसी भी इंस्टेंट पे निकालोगे वो इंस्टेंट के करंट की वैल्यू निकलेगी, इस इंस्टेंट पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, ऐसे अलग अलग पॉइंट होंगे। तो बेसिकली ये चेंजिंग होता है। तो वहां हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर का यूज करते हैं हम एसी सिग्नल के कैलकुलेशंस में। मतलब कहीं भी अगर आप पावर कैलकुलेट करते हो एसी सिग्नल की, तो वहां जो करंट और वोल्टेज होगा वो आरएमएस करंट होंगे, आरएमएस वोल्टेज होंगे। वहां नॉर्मल करंट, नॉर्मल वोल्टेज, मतलब मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वोल्टेज, ये सब यूज नहीं कर सकते। क्या करेंगे हम? आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज। क्लियर है? क्लियर है कि आरएमएस क्यों लिया? आरएमएस इसलिए लिया क्योंकि सिग्नल एसी है, इनपुट तुम्हारा एसी है। अब यहाँ पे डीसी क्यों लिया? यहाँ डीसी इसलिए लिया क्योंकि डीसी सिग्नल अप्लाई किया है, तो आउटपुट जो होगा यहाँ आरएमएस नहीं ले सकते। पहली बात क्योंकि ये एसी सिग्नल नहीं है, ठीक है, और डीसी इसलिए लिखा हुआ क्योंकि डीसी आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन दोनों में करंट डिफरेंट है, मतलब यहाँ डीसी करंट है और यहाँ आरएमएस करंट है। सबको क्लियर है ये पॉइंट? जल्दी से बताओ जरा, क्लियर है क्या कि ऊपर वाले में डीसी क्यों लिया और नीचे आरएमएस क्यों लिया है? क्लियर है तो फिर मैं डीसी और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। हाँ ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं डीसी और आरएमएस। तो किसी भी इन जनरल, ध्यान रखना, इन जनरल किसी भी सिग्नल का अगर वेवफॉर्म पता है तो तुमको डीसी और आरएमएस कैसे कैलकुलेट करना होता है उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। और हाफ वेव, फुल वेव, इनके लिए हमेशा वैल्यू तुमको याद होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं आईडीसी कितना होगा हाफ वेव का, तो तुमको वो पता होना चाहिए। शायद कुछ लोगों को पता भी होगी वैल्यू, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं। आईडीसी, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। डीसी को कभी कभी हम बोलते हैं डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, ध्यान रखना। डीसी का मतलब एवरेज, ठीक है, एवरेज वैल्यू। इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू कितनी है, डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू, ये दोनों कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इन जनरल किसी भी सिग्नल की अगर तुमको डीसी या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना, अब इस टर्म से क्लियर होगा। एवरेज वैल्यू अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज निकाल लो। एवरेज क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व डिवाइड बाय टाइम पीरियड, ठीक है। किसी एक टाइम पीरियड पे सिग्नल का, ठीक है, किसी भी एक टाइम पीरियड पे सिग्नल का एरिया निकालो, ठीक है। एसी सिग्नल होगा इनपुट, उसी की डीसी वैल्यू निकाल सकते हो, ध्यान रखना। डीसी सिग्नल और डीसी वैल्यू किसकी निकलेगी? एसी सिग्नल ही इनपुट होगा तब, ठीक है। तो एसी इनपुट सिग्नल की डीसी वैल्यू कितनी है ये अगर तुमको निकालना है तो एसी सिग्नल का एक टाइम इंटरवल पे एरिया कैलकुलेट करो। एक टाइम इंटरवल मतलब एक पीरियड पे, तो 0 से t लिख दिया। कभी कभी -t/2 से +t/2 भी लिखा होता है। तो -t/2 से +t/2 लिखने का मतलब एक इंटरवल कंसीडर करना। कभी कभी -t से +t लिख देते हैं और यहाँ डिवाइड बाय 2t कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितने ड्यूरेशन के लिए तुम इंटीग्रेट करते हो उतने ही ड्यूरेशन से डिवाइड करना है। तो सबसे बेस्ट जो पॉसिबल तरीका होगा वो होगा एक सिंगल पीरियड लो, 2 पीरियड क्यों लें, तो 2t की जगह 0 से t या -t/2 से +t/2 तक एनालिसिस करो। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है किसी भी सिग्नल के एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं सिग्नल IT सपोज तुम्हारा है इस टाइप का, जैसे हमने वोल्टेज सिग्नल माना है वैसे ही इसको मान लेते हैं IT = Imax sin ओमेगा t, ठीक है। इस टाइप का एक तुम्हारा करंट सिग्नल है। IT = ये ऑल्टरनेटिंग करंट है जो फ्लो हो रही होगी लोड से, ठीक है। IT = Imax sin ओमेगा
टी। क्लियर है? इस सिग्नल का मुझे डीसी कैलकुलेट करना है, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा और कैलकुलेशन करूंगा। क्लियर है? अब जिस सिग्नल के लिए करना है उस सिग्नल को एक बार देखते हैं। हमको करना है हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल के लिए, इस सिग्नल के लिए। ये तुम्हारा आउटपुट सिग्नल है, ये आउटपुट है, ये 0, ये t/2 और ये t। ठीक है? क्यों 0 ये था, ये t था, टाइम इंटरवल तो चेंज नहीं होगा, वही होंगे। तो 0 से t/2 तक तुमको सिग्नल मिल रहा है एज इट इज, जैसा ऊपर था, और t/2 से t तक कितना मिल रहा है? 0। ये ध्यान रखना माइंड में कि 0 से t/2 तक तुमको सिग्नल एज इट इज मिल रहा है साइनसोडियल, और t/2 से लेकर t तक सिग्नल 0 है। तो जो इंटीग्रेशन होगा वो भी बाय पार्ट होगा। 0 से t तक सिग्नल एक जैसा नहीं है, 0 से t/2 तक सिग्नल एज इट इज है, और t/2 से लेकर t तक सिग्नल कितना है? 0। तो मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। IDC, इसकी वैल्यू 1/t, 0 से t/2, उस समय सिग्नल होगा Im sin ओमेगा t dt, प्लस दूसरा पार्ट क्या होगा? t/2 से लेकर t तक, उस समय सिग्नल 0 dt। ऐसे ही होगा? यहाँ कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। कंफ्यूजन नहीं तो अब सॉल्व हो चुका है ऑलमोस्ट। कोई कंफ्यूजन यहाँ? क्या किया है मैंने? ये फॉर्मूला लिखा है किसी भी सिग्नल का, ठीक है? डीसी कैलकुलेट करना है तो उस सिग्नल को इंटीग्रेट कर दो एक इंटरवल में, और इंटरवल से डिवाइड कर दो, मतलब एक टाइम पीरियड में इंटीग्रेट करो, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो। फिर इन जनरल मैंने एक सिग्नल लिखा है IT। सपोज वो करंट सिग्नल जो है वो भी साइनोसॉइडल सिग्नल ही है, तो वो Im sin ओमेगा t टाइप का है। ठीक है? क्यों? ये दिख रहा है तुमको साइनोसॉइडल जो हमने आउटपुट बनाया है, ये आउटपुट भी अभी भी चेंजिंग है, तो साइनोसॉइडल टाइप का है, तो मैंने ये साइनोसॉइडल लिख दिया। पर ये कितनी देर के लिए बस है? 0 से t/2 तक ही है। t/2 से t तक सिग्नल 0 मिल रहा है आउटपुट में, तो ये 2 पार्ट होंगे। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके मुझे बताओ IDC कितना आ रहा है। यहां से इंटीग्रेशन है सिंपल। किसी ने किया, सॉल्व किया? इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके बताओ। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, अगले वाले को तुम करना, ठीक है? 1/t, Imax बाहर लेके आ जाते हैं। Imax sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन बताओ कोई? माइनस कॉस माइनस कॉस ओमेगा t बस ऑन ओमेगा। ठीक है, 0 से लेकर t/2 तक। और ओमेगा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2π/t। ठीक है, 2π/t। तो अब लिमिट अप्लाई करते हैं। ओमेगा को भी बाहर ले आओ, माइनस को भी बाहर ले आओ, सिर्फ हम वेरिएबल को अंदर रखते हैं और लिमिट अप्लाई करते हैं। cos ओमेगा t की जगह t/2 माइनस cos 0। ठीक है, cos ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ? cos 2π/t और t/2 माइनस cos 0 कितना होता है? 1। ठीक है, ये t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? cos 180 कितनी होती है? -1। सही है। ठीक है, ये पहले अंदर का लिखते हैं। -1 हो गया, ये दूसरा वाला भी -1 हो गया। अब यहाँ ओमेगा को सॉल्व करते हैं। ओमेगा को लिख सकता हूँ 2π/t, और t पहले से लिखा हुआ है डिवाइड वाला जो यहाँ से स्टार्ट है, ये t। तो ये t से t कैंसिल, ये हो जाएगा -2
माइनस साइन एक और है, प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल वैल्यू कितनी आएगी आईडीसी, आई मैक्स डिवाइड बाय पाई। क्लियर? आईडीसी की वैल्यू होगी आई मैक्स डिवाइड बाय पाई। यहाँ कंफ्यूजन है किसी को पूरी वैल्यू में या इंटीग्रेशन में या तरीका जो हमने यूज किया है तो बताओ जल्दी से, अगर नहीं होगा तो फिर आगे जो है दूसरी चीज देखें। यहाँ तक देख के बताओ, क्लियर है? हाँ ठीक है, तो मैंने डीसी वैल्यू कैलकुलेट कर ली आई मैक्स डिवाइड बाय पाई, कहाँ के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, SWR हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब हम करेंगे RMS वैल्यू कैलकुलेट, IRMS। ठीक है, RMS का मतलब क्या होता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ RMS? मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो इसको समझने के लिए फिर से यहाँ देखो, डीसी वैल्यू एवरेज वैल्यू, इसको बोलते हैं कभी कभी मीन वैल्यू भी। मीन वैल्यू, मीन का मतलब मछली, वो वाली मीन नहीं है ना। मीन मतलब होता है जो तुम लोगों ने मैथमेटिक्स में कैलकुलेट किया था, मीन, मीडियन, मोड, वहां मीन क्या होता है, समेशन FI x अपॉन समेशन FI। दैट इज नथिंग बट एवरेज। मीन अगर हम देखें तो मीन जनरली एवरेज को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, वहां अलग अलग फॉर्म होते हैं, बट सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर हम बोले तो मीन इज एवरेज वैल्यू। मीन वैल्यू क्या है? ठीक है, तो मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू ही होती है। तो ये हमने मीन कैलकुलेट किया है, एवरेज, डीसी, मीन, ध्यान रखना अलग अलग टर्म यूज करते हैं। और नेटवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको फिर से बता रहा हूँ कि नेटवर्क में गेट के सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इससे, और एसी सिग्नल तुम लोगों को तब तक नहीं बनेगा, एसी सर्किट तुम लोगों को तब तक नहीं बनेगा जब तक तुम लोगों को डिफरेंस क्लियरली पता ना हो डीसी और एसी के पैरामीटर्स का। मतलब कि आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, डीसी क्या होता है, तो सिग्नल, और कब आरएमएस कैलकुलेट करना है, कब मैक्सिमम लेना है। ठीक है, पावर कैलकुलेशन के लिए वहाँ अलग अलग फॉर्मूले हैं एसी सिग्नल में। तो थोड़ा सा ये टॉपिक अच्छे से देखना। मैं आरएमएस और क्या कहते हैं डीसी ये तो तुम लोगों को बता ही चुका हूँ, और कौन सा कहाँ इम्प्लीमेंट होता है वो। तो आरएमएस हम एसी सिग्नल के लिए, आरएमएस मीटर क्या सर EMI की क्लास के लिए मैम ने नोटिफिकेशन भेजा है 12:30 बजे से। हाँ रुक जा 5 मिनट बस, और इसको मैं बता दूं थोड़ा सा, है ना, एक डेरिवेशन छोटा सा है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, मीन, देखो रूट मीन स्क्वायर, तो बेसिकली वी आर टेकिंग मीन की जगह मीन स्क्वायर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मीन वी आर टेकिंग मीन स्क्वायर और उसका रूट लिया है। तो फॉर्मूला कैसे आएगा वो देखो, मीन स्क्वायर का मतलब, अब जैसे तुम एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे आईटी का, तो मीन की जगह मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब सिग्नल के स्क्वायर का मीन निकालो, आई स्क्वायर टी डी टी। तो ये मीन स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी कब, जब इसको ए टाइम पीरियड से डिवाइड कर दोगे। तो मीन मतलब सिग्नल बस, और मीन स्क्वायर मतलब सिग्नल के स्क्वायर का मीन, तो ये मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, ये भी कैलकुलेट करती है, मीन स्क्वायर भी पावर डिनोट करती है। ठीक है, तो मीन स्क्वायर, और इसका अगर तुम रूट ले लो तो दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। जल्दी से करता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। सेम सिग्नल, ठीक है, अभी मैं रूट को लिख लेता हूँ 0 से, वैसे 2 जो है पार्ट होंगे, 0 से t/2 तक ही होगा सिग्नल, बाकी टाइम 0 होगा, तो मैं बाकी टाइम को छोड़ देता हूँ, 0 से t/2 के लिए एनालिसिस करता हूँ सेम सिग्नल का। IT क्या हो जाएगा, आई मैक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ठीक है, अगेन 1/t, 0 से t/2, आई मैक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। ठीक है, dt, ये हो जाएगा रूट ओवर आई मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय टी। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो पहली वैल्यू हो जाएगी t/2 माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी और डिवाइड बाय 2 ओमेगा, तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा।
0 से लेके t/2 तक। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करता हूँ मैं। पहली लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई टी। पहली वैल्यू अप्लाई करोगे तो हो जाएगा t/2 माइनस, यहाँ पे देखो साइन 2, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइड बाय टी, और टी की वैल्यू t/2, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा ये, तो साइन मल्टीपल ऑफ पाई ये 0 होने वाला है, ध्यान रखना आगे है। और लोअर लिमिट में ये वेरिएबल 0 और साइन 0 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो पहली टर्म बस लिमिट की अप्लाई करोगे तो तुमको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, बाकी सारे पहली मतलब अपर लिमिट का पहला टर्म नॉन जीरो होगा, दूसरा टर्म 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट के दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। तो टोटल वैल्यू बस इतनी मिलेगी, बाकी सब 0 हो जाएंगे अप्लाई करने के बाद। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ओवर आई मैक्स का स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाय सॉरी t/2 अप्लाई होगा ना टी की जगह, तो 2 इंटू 2, हाँ, तो वैल्यू हो जाएगी आई मैक्स बाई टी भी है तो टी से टी कैंसिल, तो IRMS की वैल्यू हो जाएगी आई मैक्स डिवाइड बाय 2। साइनस को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो कॉस में कन्वर्ट किया है, ये IRMS वैल्यू। तो मैंने RMS भी निकाल लिया और एवरेज भी निकाल लिया। ठीक है, इसको एक बार तुम लोग देख लेना, कल वाली क्लास में बताना मुझे अगर ये समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि टाइम भी नहीं दूंगा पास। ठीक है, यहाँ लीव करते हैं, अगली वाली क्लास में हम बाकी कैलकुलेशन, नहीं रूट 2 नहीं आएगा, गलत, IMAX/2 आएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए IDC IMAX/y होता है और IRMS IMAX/2 होता है। तुम फुल वेव रेक्टिफाइड वेव के लिए बता रहे हो, या साइनसोडियल के लिए होता है IMAX डिवाइड बाय √2। ये हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल है, हमने जो एनालिसिस किया है वो इस सिग्नल का किया है, 0 से t/2 तक ही है ये, बाकी समय 0 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार कल देखना और फिर मुझे बताना, कंफ्यूजन वजह नहीं होगा एक बार देखने के बाद। ओके, एंड कर रहे हैं।